संग श्री लाइट कहाँ हम जाती? राजपाल जी बाकी सबको म्यूट कर दीजिएगा भैया। नहीं चल रही। ओके। संग श्रेय में आत्म श्रेय है, ऐसा दृढ़ विश्वास मेरा। संग में मुझ में भेद न कोई, बोल रहा हर श्वास मेरा। मेरे आध्यात्म के केंद्र आस्था के गुरु 1008 आचार्य श्री नानालाल जी महाराज साहब, व्यसन मुक्ति के प्रणेता 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब, बहुश्रुत वाचनाचार्य श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब और समस्त चारित आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज हम हाउ टू फॉरगेट एंड फॉरगिव इन आवर प्रोफेशनल लाइफ उसके बारे में एक सेशन ले रहे हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जोधपुर से CS एंड LLB अंजलि जी जैन, जो नवकार मंत्र का पठन करेंगी। अंजलि जी। आई थिंक अंजलि जी अभी कनेक्ट नहीं हो। आप हेलो। हाँ जी, ओके। अंजलि जी आप नवकार मंत्र का पठन करें। जय जिनेन्द्र साहब। नमो 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 नमो। नवकार मंत्र है न्यारा, इसने लाखों को तारा। इस महामंत्र का जाप करो, भव जल से मिले किनारा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। एसो पंच नमुकारो सव पावपणाशिनो, मंगलाणंच सौवेसिं पडमं हवै मंगलम, पडमं हवै मंगलम। नमो 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 नमो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने एमिनेंट स्पीकर महेंद्र भैया को इंट्रोड्यूस करने के लिए आमंत्रित करती हूँ CA अंकुश जी जैन, जो शिरपुर से हैं। जय जिनेन्द्र sir, Jai Guru Ram. It's my privilege to introduce our today's guest speaker, Mr. Mahendraji Mukim. I'll give a brief introduction about him. Am I audible? Yes. I'll give a brief introduction about him. Mr. Mahendraji Mukim, he is from Kolkata. He has completed his education as a law graduate. Due to his innovative and creative skills, he has started a weld mesh manufacturing unit and has been an inspiration for those innovations. He has served as a president of various business organizations across over the country. He is a trusted advisor for many government organizations and also is conducting a mentorship program. Due to his ideas and innovations, he have started his own company, 7 AM Mantras, with the passion of making his dreams real. I'll also like to tell him about his social responsibility. On behalf of Sadhu Margi Sangh, and other, he is a great speaker and has started with Utkranti. He has given almost across 20 cities. We have conducted his talk shows, and he has serving our song as well as he's an eminent speaker. He is a great motivation for all of us. So I'll like to introduce and I'll invite Mr. Mahendraji Mukim to give us a motivation and a brief
knowledge about Shamapana in professional life. I'll welcome Mr. Mahendraji Mukim. Thank All you. right. Over to you, Mahendra Bhaiya. All right. जय जिनेन, थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू अंकुश जी। और मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ आदरणीय गौतम जी, रांका साहब को भी, जिस पर जय आज जिनेंद्र मैं महेंद्र भैया, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। Always eager to listen to you. It's my pleasure and I'm blessed to a person like you in my audience. You are such an eminent person and in front of you जो कुछ भी हमारा नॉलेज है वो बहुत थोड़ा है, आपके तो पूरे जीवन में है। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास हमारे संघ के नेतृत्व करने के लिए है। तो उनकी प्रेजेंस को खास रजिस्टर्ड करते हुए, और आप सब जो आज यहाँ पर जुड़े हैं, लगभग मैं अपनी स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ 51 एग्जैक्टली इतना ही। वर्षा जी ने मुझे थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने पूछा कि हमारे कितने मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा नियर अबाउट 1000। तो मैंने कहा कि कितने लोग हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स में आते हैं, तो उन्होंने कहा कंजर्वेटिव 50 लोग तो आते हैं। तो बिल्कुल उनके मार्क को आप लोगों ने कंप्लीट किया, सो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। और इस सेशन का जो क्राफ्ट है वो मैंने खुद पहली बार इसको सोचा है। जब कुछ दिनों पहले वर्षा जी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप हमारे प्रोफेशनल फोरम के लिए कोई मोटिवेशनल टॉक करिए। तो दरअसल मोटिवेशन मेरा विषय नहीं है, मैं कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता हूँ जो शायद हमें भीतर से कोई इंस्पिरेशन दे सके खुद अपने बेटरमेंट के लिए। तो उसी अभी पर्यूषण गए हैं और क्षमापना पर्व गया है, और चूंकि क्षमापना हम लोगों को, मैं क्लियरली ऑडिबल हूं ना? तो चूंकि अभी क्षमापना गया है और हमें चूंकि ये विरासत में मिला है, तो शायद इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज को हम कभी देख नहीं पाते हैं। फॉरगिवनेस इन अ प्रोफेशनल लाइफ, इस पर जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे बहुत ही अच्छी एक फील आई कि अगर हम हर स्टेप पे अपने प्रोफेशन में अगर फॉरगिवनेस का इस्तेमाल करते हैं, लोगों को क्षमा करने का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कैसे हमारी एनर्जी को एक बहुत हाई राइज प्लेटफॉर्म देती है। लाइक हम किसी भी प्रोफेशन में हो, सबसे पहले हमारा खुद का अच्छा होना कह सकते हैं, या हम क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम देखते हैं कि एक ही तरह के प्रोफेशनल क्वालिफाइड लोगों के काम करने के तरीके में जमीन और आसमान का फर्क होता है। उसका कारण होता है कि एजुकेशन का जो सारा सिलेबस है वो भले एक जैसा हो, लेकिन व्यक्ति अलग अलग होते हैं, और वो अपनी क्वालिफिकेशन को किस तरह इस्तेमाल करते हैं जातीय अपने गुणों से, वो हमेशा एक डिफरेंस क्रिएट करता है। लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, ये सारे लोग सिलेबस एक जैसा पढ़ते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि कुछ लोग इतनी ऊंचाई पर चले जाते हैं कि बाकी लोगों के लिए स्वप्न हो जाता है। तो वो क्या कारण होता है? तो वो कारण होता है उनके अंदर की क्वालिटी। ये क्षमा भी हमारे भीतर का एक अद्भुत और अलौकिक गुण है, और सबसे अद्भुत बात है कि पूरी 84 लाख योनियों में सिर्फ हमारे पास ये ताकत है कि हम किसी को क्षमा कर सकते हैं, बाकी किसी के पास ये ताकत नहीं है। तो इस ताकत को हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इस्तेमाल करें, इसके लिए मैंने एक, या हम कैसे इसको इस्तेमाल करने के लिए अवेयर हो सकते हैं। और एक बात मैं शुरू में कहना चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसमें कुछ भी नया नहीं होगा। आप सब उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, भली भांति एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ लोग मुझसे बेहतर भी जानते होंगे, कुछ उसको बहुत बेहतर तरीके से ऑलरेडी जी रहे होंगे। लेकिन जो मेरा अपना काम करने का इतने सालों का तजुर्बा है, उससे मैं थोड़ी सी बातें आपसे शेयरिंग कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। और ये खुद मेरे लिए एक रिवीजन जैसा होता है। कोई भी वर्कशॉप करना खुद मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि मैं कुछ घंटे एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट के साथ होता हूँ,
और बाकी तमाम लीड्स जो होती हैं वो कट ऑफ हो जाती है। तो ये एक मेडिटेटिव जोन है मेरे खुद के लिए, और आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी, सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं शुरू करता हूँ। मैं लगभग 40 मिनट्स लूंगा। इस वक्त 4:12 हो चुके हैं, तो मैं 4:50 के पहले पहले अपना बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो जो सबसे पहला, मैं 8 पॉइंट में इसको बांटकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट गो गैजेट्स, यानी कि जो शिकायतें हैं हमारी जिंदगी में, प्रोफेशनल लाइफ में, लाइक हमारे जो मैनेजर्स हैं, हमारे जो ऑफिस के बाकी स्टाफ हैं, उसके 3 4 5 लेयर, जो भी हमारे चारों तरफ लोग होते हैं हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में एकदम अकेले तो काम करना बहुत मुश्किल है, खासतौर से हमारे इंडिया जैसी कंट्री में। तो बहुत सारी एक टीम होती है, एक ग्रुप होता है। उस ग्रुप के काम करने के तरीके को, पैटर्न को लेकर, उनकी एफिशिएंसी को लेकर हमारे मन में हमेशा शिकायत होती है कि ये एक ही गलती 10 बार कर रहा है, ये ड्राइवर कभी भी एब्सेंट कर देता है, ये मेरा जो कैंटीन में स्टाफ है वो अच्छी चाय नहीं बनाता, इसको इतनी बार समझाया गया इसके बावजूद। तो इस तरह की सुबह से लेकर शाम तक अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक के लिए, हर एक के प्रति कुछ न कुछ शिकायत होती है। ये जो शिकायत का एलिमेंट है, ये हमारे क्षमा करने को रोक देता है। क्योंकि अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ये आदमी यहाँ पर बार बार गलती कर रहा है, तो मैं इसको फिर माफ नहीं कर सकता। तो ये जो शिकायत ही हमारा स्वभाव है हर चीज के प्रति, उसको हमको अवेयरनेस से थोड़ा रिड्यूस करना है। और उसको हम कैसे कर सकते हैं कि सेकंड पॉइंट है कि रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट विथ वेरी ईज। जैसे कि ये जितनी भी परेशानियां काम करने का हिस्सा है, दरअसल वो प्रोसेस है हमारे काम का। उस काम करने के प्रोसेस के दौरान जितनी भी चीजें आती है जिस पर हम शिकायत करके और एंगर लाकर लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे काम को ठीक करने के बजाय हमारी क्रिएटिव एनर्जी को ड्रेन करता है। और एक प्रोफेशनल के लिए सबसे बड़ी जो एसेट्स होती है वो है उसकी क्रिएटिव और उसकी पीसफुल एनर्जी। क्योंकि एक प्रोफेशनल कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा है, एक प्रोफेशनल एक अपने ब्रेन के अंदर जो कुछ उससे चल रहा है, जो एडवाइस, जो क्रिएटिविटी उसके पास है, वही उसकी एसेट है, वही उसकी वर्किंग कैपिटल है। तो उसको कैसे एक अच्छे रिदम और म्यूजिक के साथ हम रख सकते हैं, फॉरगिवनेस की मदद से, उसके आड़े आ जाती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व बहुत पीसफुली करने के बजाय बहुत एक्साइटमेंट या एंजाइटी में उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो उससे वो हल होने के बजाय वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। प्लस हम जिस टूल, जिस ह्यूमन एनर्जी के साथ ऐसा करते हैं, वो ह्यूमन एनर्जी तब बहुत ज्यादा पॉजिटिव हमारे प्रति, हमारे काम के प्रति या हमारे इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं रह जाती। क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी एक इंसान है, और अगर हम लगातार किसी कॉन्फ्लिक्ट के लिए उसके ऊपर एंगर करते हैं, उसकी गलती को माफ नहीं कर पाते हैं, तो वो उसकी एनर्जी फ्लो को बहुत ही खराब कर देता है। ये शिकायत और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बाद जो तीसरी चीज आती है कि हम इन दोनों चीजों को कैसे हैंडल करें। तो रोज हमारे साथ होता है, जब हम काम कर रहे हैं और हमारे साथ लोग काम कर रहे हैं, तो अब इसको हैंडल कैसे करें, कैसे हम अपने शिकायती नेचर को या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का जो हमारा तरीका है, हमारा जो पैटर्न है, उसको हम कैसे चेंज लिए है माइंडफुलनेस, एक अवेयरनेस। जैसे कि हमारा जो भी रिएक्शन आता है उसके पीछे एकमात्र कारण है कि हम हमारा हमारा ब्रेन उसी तरह की फिटिंग लगाता नहीं है। हमारा ब्रेन बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में जो फाइल है, जो डेटा है, जो सॉफ्टवेयर है, वही रन करता है, बार बार रन करता है, ऑटोमेटिक रन करता है। उस फाइल को ओपन करने से, उस गैजेट को ओपन करने से एग्जैक्टली वैसा ही हमारा ब्रेन भी रेस्पॉन्ड करता है।
तो हमारी प्रैक्टिस इस तरह की है चीजों को रिजॉल्व करने की, उस प्रैक्टिस को चेंज करना, इट्स नॉट अ ओवरनाइट गेम, इट्स अ टफ टास्क, सीम वेरी इजी बट इट्स स्टिल टफ, बिकॉज बिना कुछ किए उसने गलती की, हमारे ब्रेन को उसको रिस्पॉन्ड करने की आदत है, और वो रेस्पॉन्स कैसा होगा, जैसी हमारी पुरानी प्रैक्टिसेस होगी, शिकायत की या उसके कॉन्फ्लिक्ट को देखकर कि ये तुमने क्या कर डाला। तो ये जो अवेयरनेस है, ये अगर हमारे साथ, इसकी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लाइक हम इसकी प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कि कल मंडे है और पहला वर्किंग डे होगा वीक का, थोड़ा काम का प्रेशर भी ज्यादा होता है, फर्स्ट हाफ में और ज्यादा होता है। अब हम कल घर से अगर तय करके निकलें कि आज 2 बजे तक मैं किसी भी कंडीशन में इरिटेट नहीं होगा, चाहे कोई कैसी भी गलती करके मेरे सामने आए। अब ये अवसर आएंगे, कुछ लोग बहुत पीसफुल हैं, कुछ लोग बहुत सिंसियर हैं, वो नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये काम का नहीं है। लेकिन जिनको एक स्वाभाविक रिएक्शन आता है, वो ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि वो ये तय कर लें कि कल मैं 2 बजे तक की रिपोर्ट नहीं करूंगा। अब ये माइंड जैसे ही ट्रिगर होने लगेगी कोई भी चीज, ये माइंड रोकने के लिए आपको याद दिलाएगा। ये एक नेट प्रैक्टिस है, धीरे धीरे करके हम इसके टाइम लेंथ को पूरे दिन, पूरे वीक, पूरे महीने, पूरे साल तक के लिए बढ़ा सकते हैं। ये माइंडफुलनेस जो है, ये हमारे फॉरगिवनेस का जो एलिमेंट है, जो फीलिंग है, उसको संभालने और आगे काम में लाने के लिए बहुत मददगार हो सकती है। चौथा जो चीज है जो ये इरिटेशन पैदा करती है, वो है हमारा लोगों के प्रति रवैया, कि वो परफेक्शन से काम क्यों नहीं करते। और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि परफेक्शन जैसा कुछ नहीं होता। एक ही काम को करने के लिए हर लेवल, हर व्यक्ति के परफेक्शन का लेवल अलग अलग हो सकता है। हम हमेशा अपने लेवल, अपने ऑप्टिमम लेवल तक चाहते हैं कि हमारा, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे हमारा स्टाफ हो, चाहे हमारे कलीग्स हो, या चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो, हम अपने परफेक्शन की उम्मीद उनसे करते हैं, और वही हमारे इरिटेशन का कारण बन जाता है। तो एक्सेप्ट इनपरफेक्शन, जितनी जिसकी कैपेसिटी है, जिस लेवल तक वो परफेक्शनिस्ट हो सकता है, उस लेवल तक के इनपरफेक्शन को एक्सेप्ट करने का हमारा स्वभाव को हम तैयार करने के लिए अपने अवेयरनेस के साथ काम कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने अपनी स्क्रीन बंद रखी हुई है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो अपनी स्क्रीन ऑन करिए, तो मुझे आप लोगों की एनर्जी से भी कुछ मदद मिलेगी कि मैं और अच्छे तरीके से आपके साथ कनेक्ट कर सकूं। मैं 5वां पॉइंट जो आपको कहना चाहता हूं, वो है कि हमें लोगों को सेकंड चांस देना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ में। चाहे वो हमारे आसपास हमारे काम करने से संबंधित जो भी लोग हों, कई बार लोग ऐसा ब्लंडर करते हैं या ऐसी गलतियां बार बार करते हैं कि हम थोड़े पजल्ड हो जाते हैं और हमको लगता है कि अब इससे हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम अपने क्षमा के एलिमेंट को ट्रिगर करना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, मैं आपसे बीच में इन पॉइंट्स को रोककर एक बात कहना चाहता हूं कि जो क्षमा है, वो सिर्फ हमारे संस्कारों ने जो इतना बड़ा इनपुट हमें दिया है, उस संस्कारों के खाली इनपुट से हम अपने करेक्टर में एक नेचुरल क्षमा दान जैसी चीज नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम प्रतिक्रमण करके, साल में एक बार क्षमापना पर्व बनाकर,
और सारे संघ समाज और बाकी लोगों के साथ जो क्षमा मांग रहे हैं वो अब एक रिचुअल का हिस्सा होता जा रहा है। इस रिचुअल से बाहर जो ऑल 364 डेज की लाइफ है, जिसमें हर दिन हमारे पास ये चांस आता है कि हम भगवान महावीर के इस अद्भुत ज्ञान जो क्षमा के रूप में, जो नवनीत के रूप में उन्होंने दिया है, उसका प्रयोग करके पुण्य अर्जन कर सकें और अपनी लाइफ को हैप्पी, अपने प्रोफेशन को बहुत अच्छी एनर्जी के साथ आगे ले जा सकें, काम में ही हम इतनी एनर्जी ढूंढ सकें कि हम थके नहीं शाम होने के बाद। तो उसके लिए हमें छोटे छोटे टूल्स पे काम करके जो चीजें क्षमा को फर्टिलाइजर दे सकती है, पानी दे सकती है, फ्रेश एयर दे सकती है, और हम क्षमा करने लायक कैपेबल बन सकते हैं छोटे छोटे इवेंट्स में, उन चीजों पे हमें अवेयरनेस के साथ काम करना बहुत जरूरी होता है। तो हम वैसे ही छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजों पर बात कर रहे हैं। वैसे हमें शासन, जिन शासन की तरफ से क्षमा के बारे में इतना कुछ बतलाया जा चुका है, और वो इतनी बड़ी बातें हैं कि जिसकी मदद से लोग तीर्थंकर तक बनने का रास्ता तय करते हैं। लेकिन यहाँ तो इस वक्त हम वो जो हमारा ऑफिस है, वो जो हमारा वर्क स्पेस है, वो जहां पर हम अपनी जिंदगी के चैतन्य होने का लगभग 80% हिस्सा गुजार देते हैं, उस मोमेंट को अगर हम क्षमा के सुवास से रंग ले तो, और ये इमीडिएट इसका असर, इसके गुड सिक्रेशन हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को फील होने शुरू हो जाते हैं विद इन अ सेकंड। ये कोई वैसा पुण्य अर्जन नहीं है कि मैं आज करूंगा तो कोई अगले जन्म में या अगले साल उसका रिटर्न आएगा। छोटी छोटी चीजों पर, जिन चीजों पर हमारा रिएक्शन क्षमा के भाव का नहीं होता, जब वो क्षमा के नोट वाला रिएक्शन आना शुरू होता है, इमीडिएट भीतर एक गुडी गुडी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, और एक विजय का एहसास उसी वक्त होना शुरू हो जाता है। एक पूरा माहौल, पूरा एटमॉस्फेयर, अगर आपके सामने 4 लोग हैं और एक गलती कर रहा है और आप मुस्कुराते हुए उसको क्षमा करके समझा रहे हैं, तो बाकी 3 के भी अंदर और उनके मुख की स्माइल आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उन तीनों को भी अच्छा लग रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम उस नेचर को, इस इतने अद्भुत लाइफ में खुशबू पैदा करने वाली चीज को कैसे अपने रोज आने वाले दिन और काम के घंटों में अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। तो ऑफर सेकंड चांस भी उसी का एक हिस्सा है। और फिर एक हमारा पॉइंट है अवॉइड गॉसिपिंग एंड क्रिटिसिज्म। जैसे कि हमारे प्रोफेशन में और भी लोग होते हैं, और भी कंपनीज होती है, नेचुरल कंपटीटर्स, एलाइज हो सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 लोग किसी एक तीसरे या चौथे के बारे में बातचीत करते हैं या उसके काम के पैटर्न को जज करने की कोशिश करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और उस पर बात करते हैं, तो वो भी हमारे अंदर के क्षमा के एलिमेंट को कम करता जाता है। ये जितनी भी चीजें हैं, जब हम इनको मैनेज नहीं कर पाते, तो जो एक नेचुरल ताकत है हमारी, एक जैन होने के नाते जो हमारे स्वभाव का हिस्सा है क्षमा कर देने का, वो एफर्टलेस नहीं रह जाता। कोई भी चीज जब एफर्टलेस होती है तो वो एक आर्ट बन जाती है, वो एक म्यूजिक बन जाती है। लाइक आप में से सब लोग जानते हैं कि जब सचिन कई बार शॉट मारा करते थे, तो कमेंटेटर कहते थे साइन ऑफ मास्टर, एफर्टलेस कवर ड्राइव, एफर्टलेस स्क्वायर कट, एफर्टलेस पुल। मतलब उन्होंने कोई ज्यादा प्रयास नहीं किया, कोशिश नहीं की, इतना नेचुरल उनका रिएक्शन था बॉल को कि बॉल गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर चली गई। तो ऐसे ही जब, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सचिन ने अपने आखिरी दिनों तक रोज 6 से 8 घंटे नेट प्रैक्टिस पर बिताए।
हमेशा वो उसकी प्रैक्टिस करते रहे। ऐसे ही ये जो हमारा ब्रेन है ये प्रैक्टिस पर काम करता है। अगर हम लगातार 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 रोज इसके साथ काम करते जाएंगे तो ये भी फालतू कचरा, जितनी भी फाइल्स है उनको धीरे धीरे डिलीट करना शुरू करेगा और एक सिस्टमेटिक काम के एप्लीकेशंस और फाइल का डेस्कटॉप बना देगा। तो फिर हमें आसानी से जो रिएक्शन हम चाहते हैं किसी को देना वो दे सकेंगे। तो इसलिए हमें गॉसिप और किसी का भी क्रिटिसिज्म, इन दो चीजों को अवॉइड करना चाहिए। हम गॉसिप या क्रिटिसिज्म किसी का इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम या तो उसकी बातचीत से, उसके काम करने के पैटर्न से, उसके कंपटीशन से, या उसकी पॉपुलैरिटी से, या उसकी सक्सेस से जेलस फील करते हैं। इसके कारण हम उसके कोई माइनस पॉइंट ढूंढकर किसी तीसरे आदमी के सामने बोलकर अपने ईगो को कहीं ना कहीं रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। ये चीज हमारे फॉरगिवनेस के एलिमेंट को कम करता है। और ये जितनी बातें प्रोफेशन में हैं के लिए अच्छी हैं, उतने ही ये सारे अवेयरनेस हमारी अपनी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, ऐसे भी उदाहरण हैं कि लोग पर्सनल लाइफ में अच्छे नहीं होते लेकिन प्रोफेशन में जीनियस होते हैं। पर्सनल लाइफ में वो एक अच्छे हस्बैंड नहीं होते, अच्छे फादर नहीं होते, अच्छे सन नहीं होते, अच्छे फ्रेंड नहीं होते, सोसाइटी में अच्छे सोशल एलिमेंट नहीं होते, लेकिन बावजूद उसके प्रोफेशन में मास्टर होते। लेकिन ऐसे लोगों का परसेंटेज बहुत कम होता है। ज्यादातर लोग जो पर्सनल जिंदगी में अच्छे होते हैं वो अपने प्रोफेशन में भी बहुत अच्छे होते हैं और अपने प्रोफेशन को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंजॉय करना, अगर आपका काम ही आपकी एंजॉयमेंट का, आपकी खुशी का, आपके रिलैक्सेशन का जरिया बन जाए तो फिर आपको अलग से अपने आप को एंटरटेन करने के लिए जगहों की या चीज़ों की तलाश नहीं करनी पड़ती। हम में से ज़्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को उतना खुशनुमा नहीं बनाते, इसलिए हम अपने काम को करके थकते हैं एंड ऑफ द डे। जबकि एक पेंटर, एक राइटर, एक म्यूजिशियन घंटों प्रैक्टिस या घंटों का स्टेज शो या घंटों मैदान पर खेलकर एकदम फ्रेश हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो सारी चीजें एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़ी हुई है, ना ना ना, वो इसलिए एंटरटेन हो जाते हैं क्योंकि वो अपने काम में इतनी खुशी ढूंढ लेते हैं कि उसको और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो 10% लोग जिनकी मैं बात कर रहा था, जो परफेक्ट नहीं होते फिर भी प्रोफेशन में परफेक्ट होते हैं, हम उनकी तो कॉपी नहीं करना चाहते, हम उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं या उनसे इंस्पायर्ड होते हैं जो सभी फील्ड में अच्छे रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को तराशते हैं। ऐसे ही लोगों को हम एडमायर करते हैं। तो इसलिए I can't help you with that on Mac. ऑलराइट, तो ऐसे ही लोगों से हम इंस्पायर्ड होते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। तो मेरा अगला पॉइंट है, और वो इस अब तक के मेरे 6 पॉइंट में से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम इस एक पॉइंट को भी एड्रेस कर लेते हैं तो बाकी सारे पॉइंट पे काम ऑटोमेटिक होता है। ऑटो लाइक गाड़ी को एक बार ड्राइव मोड में लगा दिया जाए तो वो फिर एक्सेलरेशन, गियर चेंजेस सब कुछ आजकल ऑटोमेटिक कर लेती है। फ्लाइट को एक बार टेक ऑफ लेने के बाद ऑटो मोड में जब पायलट डाल लेता है तो वो सारे डायरेक्शन, हाइट, विंग्स, लैंडिंग सब कुछ वो उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। ठीक ऐसे ही जो 7 पॉइंट है, लेट गो ऑफ ईगो। अगर ये जो हमारा सो कॉल्ड, उसको साधारण बोलचाल की भाषा में घमंड कह सकते हैं, उसको हम जितना कम करते जाते हैं उतना किसी को भी क्षमा करना हमारे लिए आसान होता जाता है। दरअसल ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है हमारे अंदर, या हम
अपने साथ काम करने वाले लोगों को अपने से कम आंकते हैं तो फिर माफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी टीम को एक फैमिली मेंबर जैसे हैंडल किया जाए और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय जैसी फीलिंग को कम किया जाए, तो आप देखेंगे कि वहां पर वर्क एटमॉस्फेयर एक अलग लेवल का होता है। और वही वर्क एटमॉस्फेयर फिर उनके क्लाइंट को भी फील होता है, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, डॉक्टर हो। डॉक्टर साहब अगर बहुत अच्छे हैं, सॉफ्ट स्पोकन हैं, उनमें माफी करने का अपने कंपाउंडर को, नर्सिंग स्टाफ को, उनका अगर नेचर है, तो आप देखेंगे उस हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट अलग होता है। वहां बार बार डिमांड करने से भी वो लोग इरिटेट नहीं होते, हंस के जवाब देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एनर्जी एक्सचेंज जैसा हम करते हैं अपनी टीम के साथ, हमारी टीम भी वैसा ही रेस्पॉन्ड करती है। तो अगर हम ईगोलेस होकर अपने हॉस्पिटल या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्यून या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो चाय बनाने वाला है, ड्राइवर है, अगर सबको हम अपने ईगो के सामने छोटा समझने की गलती नहीं करते हैं, तो उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी आती है जो हमारे पूरी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक बहुत अच्छी सपोर्टिंग टीम की तरह हमारे साथ हो जाती है। और जब ये हमारे अंदर एक अवेयरनेस आ जाती है, तो इस अवेयरनेस आने के बाद किसी को भी माफ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि तब हमारे भीतर से वो चीज थोड़ी एलिमिनेट हो जाती है या उसका थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाती है कि हम बहुत सुपीरियर हैं और ये इंफीरियर है। जब हम सेम लेवल पर समझते हैं लोगों को, तो हमारे लिए क्षमा बहुत नेचुरल बन जाती है कि यार ये भी इंसान है, इससे भी गलती हो सकती है, इसकी गलती के कारण है इसको इतना ही चांस मिला। देखिए, कोई भी आदमी कहीं पर भी खड़ा है या पहुंचा है, उसके पीछे उन परिस्थितियों का हाथ है जहां उसने जन्म लिया, किस तरह वो आगे बढ़ा, कैसे पला बढ़ा, कितनी उसको एजुकेशन मिली। फोटो चली गई। यशु क्या करूं? यशु जो यशु आवाज दे रही है वो प्लीज अपने माइक को म्यूट कर दे। आपकी आवाज सब सुन पा रहे हैं, यशु बस नहीं सुन पा रहा है। ऑल राइट, अभी मैंने 2 बार यशु कहा है तो वो सुन लेगा। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ईगो का एलिमेंट है वो जब कम हो जाता है, जैसे आप देखेंगे कई बार बहुत बड़े स्पीकर बोल रहे होते हैं स्टेज पर और हजारों की भीड़ होती है, कोई एक आदमी उधर से गुजरता है, स्पीकर का ध्यान उधर जाता है, स्पीकर एकदम से नाराज हो, क्या कर रहे हो, बैठ जा, तू जहां है वहीं बैठ जा, कोई जरूरत नहीं आगे आने की। और वो ऐसा क्यों रिएक्ट करता है? क्योंकि उस स्पीकर को लगता है कि यार मुझे सुनने हजारों लोग आए और ये एक आदमी देखो, इसको बिल्कुल मेरी कदर ही नहीं है, ये बीच में चला आ रहा है इतने लोगों के बोलने के बीच में। और एक जगह एक स्पीकर होता है जिसको ये लगता है कि नहीं, मुझे जो आज बोलने का मौका मिल रहा है ये कोई मेरे बहुत पुण्य कर्म है, वरना कौन सुनता है। घर का बेटा, घर की वाइफ मेरी बात सुनती नहीं है, लेकिन यहाँ हजारों लोग मेरे को सुनने आ गए हैं, तो ये कोई बड़े पुण्य कर्म है मेरे और मैं बहुत ही थैंकफुल हूं इनके लिए। तो फिर उसको गुस्सा नहीं आएगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे अंदर की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर हम अगर सिस्टमेटिकली काम करते हैं तो फिर क्षमा एफर्टलेस हो जाता है। जैसे कि लता जी थी, उनके गाने में एफर्ट नहीं था, वो जैसे ही शुरू करती थी, दुनिया के सारे बड़े म्यूजिशियन उनके बारे में कहते थे कि उनका बिल्कुल पहला सुर ही इतना परफेक्ट होता था, जैसे वो मुंह खोलती थी तो ऐसे लगता था जैसे वो घंटे 2 घंटे पीछे ग्रीन रूम में रियाज करके आई और फिर वो गाना गा रही है, लेकिन ऐसे नहीं था, वो एफर्टलेस था। तो वैसे ही क्षमा जब हमारे भीतर से भी जिस दिन वो एफर्टलेस आनी शुरू हो जाती है, तो उसकी खुशबू बहुत अद्भुत हो सकती है। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो भ्रम है सबसे बड़ा कि मैं कुछ हूं,
हम जहां पर भी होते हैं ना, जहां मान लीजिए एक आदमी भी होता है हमारे साथ काम करने वाला, तो हमको लगता है कि मैं इसका बॉस हूँ और इसको कुछ नहीं आता है, या परिवार में हम बड़े हैं, या पैसे में हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, ये सारी चीजें, या हमने कुछ बड़ा जीवन में ऐसा शो कर दिया है, कोई बड़ी शादी कर दी है, कोई बड़ा घर बना लिया है, कोई लंबी कार खरीद ली है, ऐसी छोटी छोटी चीजों से भी हम इगोस्टिक हो जाते हैं और फिर हम उस सड़क पर चलने वाले ठेले वाले, रिक्शे वाले, ऑटो वालों से अपने आप को ऊपर समझने लगते हैं। और ये ईगो बिल्डिंग ही फिर एक ऑटो वाला जो सामने से आपको कट मारता है, आप उसको माफ नहीं कर पाते हैं। आप अपने एयर कंडीशन कार के अंदर जल भुन जाते हैं, आपके अंदर एक इरिटेशन आ जाता है। वो इसलिए क्योंकि हमारे भीतर उस कार ने भी एक ईगो पैदा कर दिया है। जो चीजें हमारा कंफर्ट बढ़ाने के लिए थी, उन्होंने हमारे बाहर के कंफर्ट को तो बढ़ा दिया। हमें गर्मी नहीं लग रही है, डस्ट नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रहा है, स्मूथ है, फील लाइक होम है, लेकिन भीतर कुछ नहीं बदला। तो ये जो ईगो है, ये क्षमा करने के लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व है। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, हाँ 12 मिनट और है मेरे पास, तो लास्ट एंड फाइनल पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं कि प्रैक्टिस सेल्फ फॉरगिवनेस। ये 7 पॉइंट पे हम लगातार बात कर रहे थे कि हम कैसे अपने नेचर को क्राफ्ट करें, कैसे ब्रेन को कमांड दें, कैसे ब्रेन को डिजाइन करें, कैसी अवेयरनेस के साथ ये दुनिया के सबसे ताकतवर गैजेट से काम लें। और हमें ये मान के चलना चाहिए कि ब्रेन भी एक गैजेट जैसा ही है, लेकिन थोड़ा गड़बड़ मामला है। हम ब्रेन को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं, बाकी ऑर्गन को हम उतना सीरियसली नहीं लेते। लाइक आंख अपना काम कर रही है, कान कर रहा है, मुंह कर रहा है, नाक कर रहा है, टच कर रहा है, पेनक्रियाज, लीवर, हार्ट सब अपना अपना काम कर रहे हैं, 24 आवर्स कर रहे हैं, लेकिन बाकी की हम नहीं सुनते, बाकी को हम इतनी तवज्जो नहीं देते। हमारा पेट कह भी रहा हो कि भैया अभी हो गया और नहीं चाहिए, पर हम एक कचौड़ी देखकर फिर लपलपाते हैं और पेट की बिल्कुल नहीं सुनते और एक कचौड़ी खा लेते हैं। हमारा कान कह रहा है कि भैया मैं इतना साउंड नहीं झेल पाऊंगा, लेकिन हमको किसी को दिखाना है कि हम भी बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं पार्टी में, तो उस कान फोड़ू साउंड पे भी हम अपने कान को कई देर तक रख सकते हैं। लेकिन ब्रेन के साथ हम ऐसा नहीं करते। वो जो हमको करने को कहता है, हम वैसा एक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए हमारा ब्रेन कई बार पुरानी चीजों को ला लाकर हमको बतलाता है और हम कहते हैं यार उस समय अगर मैंने ये डिसीजन लिया होता ना, तो आज पता नहीं क्या बात होती, मैं कहां से कहां होता। आपको पता है हम ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं? क्योंकि जिस मोमेंट पे हमने वो गलती की और आज हम रियलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब है वहां से हमने काफी प्रोग्रेस कर ली है। अब वहां खड़े होकर हम अपनी पिछली गलती को देख पा रहे हैं, लेकिन जहां हमने की थी ना, उस समय हमारी प्रोग्रेस इतनी हुई नहीं थी, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को भी माफ करने का आर्ट हमारे पास होना चाहिए कि ठीक है ये हो गया हमसे, लेकिन हमको इससे आगे बढ़ना चाहिए। लाइक कि मान लीजिए कि कोई हॉट एक्सचेंज हो गया हमारा किसी से, और एक समय के बाद हमको रियलाइज हुआ कि उस बातचीत के कारण, उस मोमेंट के कारण हमारे बिजनेस रिलेशंस खराब हो गए, मेरा क्लाइंट टूट गया, मेरा कैरियर पे एक बहुत बड़ा वो ब्लैक स्पॉट हो गया। तो हमें अपने आप को माफ करके उस आदमी तक जाकर अपने रिलेशन को ठीक हम तभी कर सकते हैं जब हम पहले अपने आप को माफ करना सीखें। जो इंसान अपने आप को माफ करना नहीं जानता, वो कभी भी किसी दूसरे को माफ नहीं कर सकेगा। इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है कि हम अपने आप को अपनी ही पिछली गलतियों के गिल्ट के साथ, बैगेजेस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के बजाय उसको वहीं छोड़कर हल्के होते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए।
तो ये कुछ थोड़ी सी शेयरिंग थी जो हमारे भीतर एक नेचुरल फॉरगिवनेस हमारी प्रोफेशनल लाइफ में ला सकती है। और जब हम किसी को भी, चाहे फैमिली में हो, बिजनेस में हो, क्लाइंट्स को हो, कदम कदम पर माफ करके मूव ऑन करना सीख जाते हैं, तो हमारा काम एक अलग तरह से चलने लगता है। लोगों का जो कॉपरेशन है हमारे पूरी बिजनेस फील्ड का, हमारे प्रोफेशनल रिलेशंस का, वो एक अलग डायमेंशन में ऑटो मूव करने लगता है। जैसे कि विंड एनर्जी के जो ब्लाइंड्स होते हैं वो हवा में खुद मूव करते रहते हैं। ऐसे ही क्षमा में इतनी जबरदस्त ताकत है कि वो एनर्जी के लेवल पर इतना स्ट्रांग काम करती है कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा आदमी भी आपके प्रति जब पॉजिटिव हो जाता है और उसका ब्रेन जब आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल रिलीज करने लगता है, तो फिर कोई दूरियां मायने नहीं रखती। क्योंकि आज इंटरनेट जो हमारी इजाद है, 51 साल पुरानी इजाद, उससे बैठकर इतना परफेक्शनिस्ट तरीके से पूरी दुनिया में हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। 7 अरब लोगों में जिसको हम फोन लगाते हैं, वो चाहे मरुस्थल में हो, जंगल में हो, पानी के जहाज पर हो, और अमेरिका जैसे देशों में अगर वो एरोप्लेन में भी हो, तब भी एग्जैक्ट उसी के पॉकेट में जाके घंटी बज जाती है। सिग्नल इतना वाइब्रेशन, इतने परफेक्शनिस्ट तरीके से काम करते हैं। तो आप सोचिए, ब्रेन अगर कोई सिग्नल रिलीज करेगा तो क्या वो हमारा ब्रेन उसको रिसीव नहीं कर सकेगा? क्योंकि मोबाइल तो हमारे ब्रेन के 1 करोड़वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। हमारे पास तो भीतर 5 ट्रिलियन चिप्स हैं, और हर चिप्स की जो कैपेसिटी है वो इंडिविजुअल एक ब्रेन जितनी है। तो क्षमा में वो ताकत है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी के दिमाग में भी अपने लिए हलचल पैदा कर सकते हैं, अपने लिए पॉजिटिव नोट्स पैदा कर सकते हैं, अपने लिए अच्छी एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं। और कितना भी छोटा व्यक्ति हो, अगर उसके दिल से दुआ निकलती है, उसके ब्रेन से आपके लिए पॉजिटिव थॉट्स जाते हैं, तो वो उतना ही बड़ा आपके फेवर में काम करती है जितना कि किसी देश का प्रधानमंत्री कर सकता है। क्योंकि ब्रेन के स्तर पे किसी के पास ना 1 सेल कम है, ना 1 सेल ज्यादा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस अद्भुत और इस खूबसूरत नवनीत जो जिन शासन ने हमें दिया है, उसका भरपूर इस्तेमाल अपनी प्रोफेशनल लाइफ में करें। और जहां काम कर रहे हैं, जिसके साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ डील कर रहे हैं, उन्हें क्षमा करना सीखे। कदम कदम पर हर रोज घंटे घंटे काम करने का मजा ही बदल जाएगा, जिंदगी जीने का मजा बदल जाएगा। और कभी भी ऐसे लगेगा नहीं कि काम और धर्म या साधना 2 अलग अलग चीज है। क्योंकि साधना के लिए अलग से तो हम कितना समय ले आएंगे, लेकिन ये जो चेतन अवस्था में हम 10-12 घंटा काम करते हैं और 3-4 घंटा अपनी पर्सनल लाइफ जीते हैं, इसमें अवेयरनेस, इसमें अगर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, तो हमारी जो टाइम लेंथ है, जो हमारा टाइम फ्रेम है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, वो बहुत बड़ा हो जाता है। मैं भी आपकी जैसे ही प्रैक्टिशनर हूँ और लगातार अपने पे काम करने के लिए मेरी भी कोशिश है। लगातार रोज मैं भी असफल हो रहा हूँ, लेकिन बनते बनते बात बन ही जाती है। आप और हम सब ये मिलकर कोशिश करेंगे कि अपनी जिंदगी की इस नायाब मूर्ति को खुद तराशें। हम खुद ही शिल्पकार हैं, हम खुद ही गढ़ सकते हैं अपना सबसे बेहतरीन स्वरूप, जो पहली और आखिरी बार इस जमीन पर हमको मिलता है। तो देवी और सज्जनों, लगभग 3 मिनट और मेरे पास हैं, लेकिन वो मैं थोड़ा सा डिस्काउंट दे देता हूँ और 3 मिनट ठीक पहले अपनी बात खत्म कर देता हूँ।
और बचा हुआ समय आप लोगों के लिए है। आप जो कुछ जो मैंने शेयर किया उस पर आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ब्रीफ में आप पूछेंगे, ब्रीफ में मैं आंसर करूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पार्टिसिपेट कर सकेंगे और मैं भी बहुत सारी नई बातें आप लोगों से सीख सकूंगा। और मैं बहुत उत्सुक हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करें। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच महेंद्र भैया, आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहा। जो हमारे मेंबर्स देर से ज्वाइन हुए हैं, तो जो 3 मिनट आपके डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं हम, वो 3 मिनट में आप प्लीज उसको एक सम अप करिए, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। अगर आप पॉइंट अगर 3 मिनट में सम अप कर पाए तो फॉर ऑल दोज हु जॉइंट लेट, है ना, फिर वी कैन गो ऑन ताकि दे कैन गेट द एंटायर क्या सेशन हुआ था। मैं ये कह सकता हूँ कि 3 मिनट में, क्योंकि जो क्षमा है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बन सके, कैसे अवेयरनेस के साथ इवेंट टू इवेंट, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें हम अपनी क्षमा की शक्ति को, सॉरी की ताकत को इस्तेमाल कर सकें, उसके लिए कुछ टूल्स मैंने सजेस्ट किए थे। जैसे कि हमें हमारा एक जो शिकायती नेचर होता है उसको हमको कंट्रोल करना सीखना चाहिए। दूसरा, जो भी कॉन्फ्लिक्ट आती है हमारी लाइफ में उसको पीसफुली रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। माइंडफुलनेस यानी अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट आ रही है या जिसके लिए हम शिकायत कर रहे हैं वो उतना ही जानता है, उसकी उतनी ही कैपेसिटी है, इसलिए वो ये गलतियां बार बार कर रहा है। ये हम कर सकते हैं। एक्सेप्ट इम्परफेक्शन, जो हमें लगता है, हमारी नजर पर लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं कर पाता काम, तो हर एक की अपनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनपरफेक्शनेस को। और लोगों को सेकंड चांस देना चाहिए। एक बार गलती होना बहुत लाजमी है, सबसे होती है, तो उसको दोबारा भी चांस देना चाहिए। और गॉसिप और क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये करने से हम फिर कभी भी लोगों को क्षमा नहीं कर पाते। हमेशा हम रिस्पॉन्सिबल दूसरों को मानते हैं। और सबसे मेन एलिमेंट है जो क्षमा करने को मुश्किल बनाता है, वो है ईगो। हमारा जो सेल्फ ईगो है, हमारा ये सोचना कि हम कुछ बहुत सुपीरियर है और बाकी लोग हमसे इंफीरियर हैं, कम जानते हैं, हमारे से चीजों में कमजोर हैं, ये हमारा सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ा हडल है किसी को क्षमा देने के लिए। और अपने आप को माफ करना भी एक आर्ट है। जो कुछ हमसे हो गया उसके लिए हमें भी अपने आप को माफ करते रहना चाहिए और वहां से आगे बढ़ना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो एक नेचुरल क्षमा, जो कि किसी हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के बाद ही सिर्फ वो ना आए एक संस्कार के रूप में, बल्कि एक नेचुरल हमारा रिएक्शन बने। जैसे कि हम किसी को देखकर मुस्कुराते हैं और किसी परिचित को देखकर उससे हाथ मिलाते हैं, जैसे ये हमारा नेचुरल जेस्चर है लोगों के लिए, ऐसे ही क्षमा भी हमारा नेचुरल जेस्चर बन सके, इसके लिए थोड़ी सी बातें हमने की और ये मैंने फिर से रिकैप कर दिया आपके लिए। I didn't get that. Could you try again? बहुत ही All खूब। Thank अभी किसी क्वेश्चंस हो तो वो अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि वन बाय वन वी कैन टेक इट। Can I ask a question? अनिल Yeah. कुदाल, जय गुरु नानक जय गुरु राम, पूना से हूं मैं। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन। महेंद्र जी, आपने जिस तरह से सिंप्लिसिटी से आपने ये सब एक्सप्लेन किया, इट रियली टचेस, और मैं भी ये फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, स्पेशली व्हेन यू आर लीडिंग ए टीम। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू कैन यूज द क्षमा यापना, because that brings constructive dialogues with your colleagues and your juniors. Otherwise, this brings a lot of negative energy and you are not able to find the solution. यहाँ पे मेरा 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्षमा यापना पे है और एक ईगो पे है। क्षमा यापना में आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड योर व्यूज। समटाइम्स इन योर डिपार्टमेंट और फंक्शन, if you hire a person and you realize later on that
he is not up to the mark. That means he has its own limitation and he cannot improve, beyond certain performance. But the expectation of that role is still higher. After, trying together, we are still not able to reach where he should be. And then we have to ask him for the smooth exit. So my first question in this respect is whether asking this is still within the Kshamayapna, or we are going and crossing the line of Kshamayapna. Second question regarding ego, which is basically kills, complete your energy. It sucks your energy. But some percentage of ego, which I believe also actually, triggers you for improving yourself. So I would like to have your views whether my thoughts are still covering your basic principles which you explained. Thank you. श्योर श्योर श्योर, वेरी नाइस साहब। आपके दोनों ही क्वेश्चन और आपने जो शेयर किया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो आपने पहला कहा कि वो अप टू द मार्क नहीं है, तो उसको जब हम एग्जिट के लिए कहते हैं तो वो क्या क्षमा की बाउंड्री को क्रॉस करता है? नहीं, वो बिल्कुल भी क्षमा की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता। तब जब हम उसका जो एग्जिट है वो किस तरह प्लान करते हैं। अगर हम उसे चॉइस देकर और उसको कंफर्टेबल करके कि भाई हम बहुत कोशिश कर रहे थे बट अपना नहीं हो पा रही है एनर्जी उस तरह से काम जैसा मैं चाहता हूँ, तो तुम इतने साल या इतने महीने जो हमारे साथ रहे, कुछ 1-2 महीने आप और भी रह सकते हो, और लेकिन आप फर्दर दूसरा जॉब ढूंढो ताकि आपके फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाने के बाद भी वी आर अ गुड फ्रेंड फॉर अ लाइफ, क्योंकि कोई कारण से ही हम साथ हुए थे, और कोई भी आदमी ऐसे 1 मिनट के लिए भी बिना कारण से, बिना प्रारब्ध के कभी साथ नहीं होता है। तो अगर हम ऐसे कह के लोगों को एग्जिट कराते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे को भी कोई दुर्भावना नहीं आती। मैंने अपनी ऐसे कंपनी में बहुत बार किया है, बहुत सारे लोगों को हमको छोड़ना पड़ता है, तब मैं हमेशा उनको यही कहता हूँ कि आज तक तो हम लोग काम के लिए संबंध था, लेकिन आज से हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। और अगर आपको कभी रात को भी कोई ऐसी बात तो मुझे याद करिएगा, अगर मैं इस लायक हुआ तो मैं जरूर आपके साथ आऊंगा। तो इस तरह से लोगों को वो कर सकते हैं एग्जिट के लिए। और दूसरा आपने कहा कि एक परसेंटेज ऑफ ईगो जो है वो हमको ट्रिगर करता है, नो डाउट अबाउट इट, कि बहुत सारे लोग। अभी अपन भी कुछ बोलना चाहते तो बोल सकते हैं। हाँ श्योर, बस मैं ये आंसर खत्म। ऑलराइट, तो जो आपने कहा कि एक परसेंटेज ऑफ ईगो भी ट्रिगर करता है, वो भी बात आपकी बिल्कुल सही है। कई बार तो लोगों ने बात को ईगो पर लेकर बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां पाली। ऐसे हमको हिस्टोरिकली बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ईगो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे कि पिंच ऑफ सॉल्ट होता है, वो नींबू पानी में एक मेडिसिनल वैल्यू ऐड करता है, लेकिन अगर वो जरा सा भी और ज्यादा हो जाए तो वो नींबू के जो सारे अच्छे विटामिन सी वाली प्रॉपर्टीज है उनको भी किल कर देता है, और पेट में जाकर भी वो गड़बड़ मचाता है। तो ईगो कब उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाए, इसको कंट्रोल करना हमेशा चैलेंजिंग है। लेकिन स्मॉल परसेंटेज ऑफ ईगो, एक नमक की तरह, वो तो वाकई में बहुत अच्छी चीज है, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट वो ईगो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो किसी और को हर्ट ना करे, खुद आपके लिए एक ट्रिगर पॉइंट के रूप में काम करे, तब तक वो ठीक है। धन्यवाद जी, थैंक यू। जय गुरुराम। हाँ जी साहब। जय गुरुराम। जय गुरुराम साहब। मैं बेलगाम से महावीर कोठारी। ऑल राइट सर, एक आदमी को मैं हर साल माफी मांगता हूँ, सॉरी सॉरी बोल के मिच्छामि दुक्कडम बोलता हूँ, वो ईगो रख रखा है कि माफी नहीं करता है। अच्छा। हाँ, हर साल उसको मैं खमाता हूँ, हर पुरुषन चौबसी के दिन खमाने को जाता हूँ, मैं स्पेशल मिलने को जाता हूँ उसको, वो मेरे को देख के मुंह मोड़ लेता है। ओके, तो क्या करना चाहिए उसके लिए अपन?
वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बधाई दूंगा इस बात के लिए कि वो मुंह मोड़ लेता है, फिर भी आप हर साल उसके पास जाकर उससे माफी मांगते हैं। तो आप अपनी तरफ से 100% कर रहे हैं। वो जो अपनी तरफ से नहीं कर पा रहा है, वो उसकी प्रॉब्लम है। आप उसके लिए बिल्कुल हैरान और परेशान मत होइए। आप अपना काम करते रहिए। मैंने तो मैं उसके घर पे जाता हूँ, उनकी मिसेज मेरे को चाय पिलाती है, दूध सब पूछती, खाना खा के जाओ भैया, सब कुछ करते बोलते हैं, लेकिन वो उसके रूम में चला जाता है। कोई बात नहीं, उनको जाने दीजिए। कुछ बहुत कई बार बहुत कुछ निकाचित कर्म होते हैं जो क्रैक नहीं हो पाते। कोई ऐसी चीज होगी जो उनको रोक रही है, बट आप इसके बाद काम अपना जारी रखें, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको बहुत पुण्य और अंदर से आप बहुत ताकत मैंने दे से रहा है। 10 ये साल से कर रहा हूँ, मैं 10 साल से कर रहा हूँ कंटिन्यू। रियली वेरी वेरी अप्रिशिएबल, मैं यही कह सकता हूँ। उसका कुछ सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं, आप कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका सॉल्यूशन निकालना हमारे हाथ में नहीं होता। तो जो आप कर रहे हैं वही सॉल्यूशन का रास्ता है, पर उसका सॉल्यूशन कितने साल के बाद है वो पहले से तय है। उसमें हम जल्दीबाजी नहीं कर सकते। कुछ नहीं, मैंने से बस छोटा सा एक पॉइंट है, कुछ ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस वो बस उसके मन में एक आर्ट रख रखा है, बस उतना ही। तो मैं कह रहा हूँ ना, और मेरे से डॉक्टर 4 साल छोटा है। मेरी 48 उम्र है, मेरे से 4 साल छोटा है वो, तो भी मैं माफी मांगने को जाता हूँ उनके पास। ऑल राइट महावीर जी, मैं आपके क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब कंक्लूड कर रहा हूँ। मेरा ये लास्ट आंसर है, क्योंकि और भी लोगों से हम बात करेंगे कि यस जैसे सर। एक डॉक्टर है जो मेडिसिन देता है। कोई पेशेंट राइट। पहली डोज में ठीक हो जाता है, कोई 10 डोज में नहीं होता, लेकिन डॉक्टर अपना काम करता रहता है। ऐसे ही आपको अपनी मेडिसिन उनको देते रहना है। कब काम करेगी, उसकी बॉडी कब रेस्पॉन्स करेगी, ये डॉक्टर के हाथ में है। ऑल ओके सर, राइट जय महावीर जी, गुरु। जिनेंद्र सर, जय वेरी गुरु। अप्रिशिएबल। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय मनोज जय। जैन, do you speak sound? हाँ, बोलिए मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है। मनोज भैया, आपके कोई प्रश्न हो तो आप ले लीजिए, अदरवाइज वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, सॉरी मेरा माइक म्यूट हो गया था। मैं मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं एक जनरल प्रैक्टिशनर हूँ जोधपुर में। तो सर, अपना हॉस्पिटल का कुछ स्टाफ होता है, वो एक टारगेटेड पॉइंट्स अपने को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको इश्यू क्रिएट करेंगे कि आपको गुस्सा आए। वो अपने एक टारगेटेड पॉइंट्स है, फिर भी अपने एक कंट्रोल करते एक लिमिट तक कि नहीं आए। फिर उस स्टाफ के साथ क्या अपन करें, फिर भी अपने को गुस्सा नहीं यार, उनको वो अपना टारगेटेड पॉइंट है, या अपना फिर भी वो इस तरह की इश्यू क्रिएट नहीं करें और अपना भी कंट्रोल रहे उससे। ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। बहुत से ऑफिसेज, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टारगेट करके ऐसा काम करते हैं आपके अगेंस्ट। बिल्कुल। बट मनोज जी, इसमें सोचने वाली बात ये है कि वो टारगेट कर रहा है और हम उसके टारगेट बनते जा रहे हैं, यानी कि वो सक्सेस होता जा रहा है बार बार, और वो अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रहा है, रिलीश कर रहा है, और हम अपनी अनसक्सेस से परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर अब ये मान लीजिए कि अब ये एक कंपटीशन है कि कौन जीतेगा। वो रोज कोशिश करे आपको गुस्सा दिलाने की। आप अवेयरनेस के साथ अगर गुस्सा होना बंद कर दें तो वो हारने लग जाएगा। और हार जो होती है वो सबसे बड़ी एंटीबायोटिक्स होती है। तो आप उनको हराएं और कोशिश करके सर, अवेयरनेस के साथ, एक कमिटमेंट के सर साथ। सर वो हार तो जाएगा, बट जितनी बार वो हारता है, गुस्सा अपने को नहीं आता, वो हारता, उतना उसका ईगो हर्ट होता है, उतना वो ज्यादा, वो फिर से वही उसी की। ठीक है,
वो शायद आपको प्रैक्टिस करा रहा है, हो सकता है सर। हाँ वो आपको नेट प्रैक्टिस करा रहा है। नहीं, वही जो चीज आपने बोली वही चीज टेक इट लाइक अ गेम, टेक इट लाइक अ गेम, डोंट टेक इट सीरियसली। वो जो कुछ भी कर रहा है उसको आप एक गेम समझिए, उसको देखते ही आप समझ जाइए ये नया खेल खेलने आ रहा है आज मेरे साथ, आज मेरे को इसको हराना है, इसको मैं जीतने नहीं दूँ। नहीं सर, चलता तो वही है, बट एक सेशन लाइव आया तो इस चीज को एक शेयर करने का कि बाकी सबसे इस फील्ड में इस तरीके की चीजें क्रिएट होती है। बिल्कुल, ये आपके साथ नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा कि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हम में से बहुत लोगों के साथ होती है। और कई बार हमको ऐसा लगता है कि आदमी इंटेंशनली कर रहा है, बट कई बार ऐसी भी सच्चाई है कि वो एक्चुअली वो इंटेंशनली नहीं कर रहा होता है, वो उसका तरीका ही वही होता है, उसका दिमाग उसी तरह से काम करता है। तो उसको थोड़ा सा हमको साइकोलॉजिकल लेवल पर अंडरस्टैंड करके और अपने ब्रेन को उस तरह से तैयार करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। है तो मुश्किल, बट इसका रास्ता भी यही है और कुछ दूसरा रास्ता नहीं। ये रास्ता फॉलो कर ही रहे हैं। ऑल राइट, ये हैंड रेस कर रहे हैं साहब, अरुण जी। ओके। जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ साहब। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ईगो। आपने बताया कि एक ईगो जो है टू सम एक्सटेंट एक्ट्स एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एनर्जी वगैरह भी कहते हैं, अपने को पॉजिटिव एनर्जी ही देती है। ये जो थिन लाइन है सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो की, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। मैं मानता हूं कि सेल्फ रेस्पेक्ट है, अदर पर्सन में ट्रीट इट एज माय ईगो। ये जो थिन लाइन है, ये इसको मतलब ये इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें? और एक आदमी को तो पता ही नहीं पड़ता, बोला मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, ये तो अगला आदमी ईगो समझ रहा है। ये जो बिल्कुल रिजोल्यूशन है। जी जी अरुण जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे। और जब हम पहले बात कर रहे थे भाई साहब से, तभी मैंने यही कहा कि वो एक बहुत ही फाइन लाइन होती है और वो कब क्रॉस कर जाते हैं वो हमको पता नहीं लगता। और आपने बहुत सही कहा कि जिसको हम सेल्फ रेस्पेक्ट समझ रहे हैं उसको कोई ईगो समझ लेता है, तो हम क्या करें। तो वो अगेन वही है कि हमें अपनी फाइन लाइन पे और अपनी उस पिंच ऑफ सॉल्ट की क्वांटिटी को ध्यान में रखना है। रेस्ट तो कोई कैसे भी समझेगा, उसका हमारे पास इलाज नहीं है। हमें लेकिन अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी निभाई है, मैं इस मामले में ठीक रहा हूं। और ये आपका जो इनर सेंस है वो आपको बिल्कुल गाइड करता है और बताता है कि नहीं नहीं, तुमने यहाँ पर ईगो नहीं किया, इस लाइन तक तुमने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट फॉलो किया। जहां आप ईगो को ले आते हो वो भी आपको आपका इनर सेंस बता देता है कि यहाँ से इतना बॉर्डर तुमको क्रॉस करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर तुम रुक सकते थे। अगर हम संवेदनशील हैं तो हमारा किसी और के सर्टिफिकेट की, किसी और के एग्जामिनेशन की, किसी और के जजमेंट की जरूरत नहीं होती। हमें हमारा इनर सेंस खुद बताता रहता है कि कहाँ पर हम लाइन क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ तक लाइन है, ये बिल्कुल हमें पता लगता रहता है। बस वो अवेयरनेस, माइंडफुलनेस की बात है। मैं मेरी सोच में समझता हूं कि सेल्फ रेस्पेक्ट है, और मेरे को वहां कहां तक कायम रहना चाहिए कि सेल्फ रेस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। नहीं, बिल्कुल वो इम्पोर्टेंट है, और वो मैं जैसा कह रहा हूँ कि वो आपका इनर सेंस आपको बताता है, वही आपका सबसे बड़ा गाइड है। आपको आपके दिल से ही पूछना होता है और दिल बिल्कुल राइट आंसर देता है। आपको कोई दूसरा जज करके नहीं बता सकता कि यहां तक ठीक था, ये लाइन थी, यहां तुमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया, क्योंकि वो तो उधर से देख रहा है, उसको नहीं मालूम। आपको सेल्फ पता है, रेस्पेक्ट को तो कायम रखना ही चाहिए। मैं बिल्कुल अपने आप से पूछूं, मैं से कि मैं अपने आप से प्रश्न पूछता हूं कि मैं विद इन दायरे में हूं कि नहीं हूं। हाँ, मैं गलत हो हाँ, सकता हूं, सही हो सकता हूं, एक अलग बात है, बट आई कैन नॉट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ रेस्पेक्ट। बिल्कुल 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 राइट। महेंद्र भैया, अरुण जी चौरडिया अपने संघ के वरिष्ठ संघ सदस्य हैं, जोधपुर से हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, एंड ही इज द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस साधु मार्गी प्रोफेशनल फोरम। जब एसपीएफ की बात चली थी तो उसका बीजारोहण जोधपुर में ही हुआ था। ओके, या सो ही इज फाउंडर मेंबर्स। वेरी नाइस टू सी यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस?
Okay, so now I request Dr. Hitesh ji to give a vote of thanks. जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मैं डॉक्टर हितेश डागा बीकानेर से। जय जिनेंद्र। मैं बीकानेर श्री संघ से तथा हमारे सभी साधु मार्गी प्रोफेशनल भाई बंधुओं की तरफ से आपका हार्दिक आभार करता हूँ। आपने क्षमापना का महत्व बहुत ही अच्छे तरीके से हमको बताया। क्षमापना मात्र एक दिन की नहीं बल्कि 365 डेज की है, ये आपने बताया। आपने क्षमापना से खुशी को ढूंढना, क्षमापना से खुशी को प्राप्त करने का तरीका बहुत ही अच्छे समझा। मेरा सभी से अनुरोध है कि क्षमापना को जीवन में उतारेंगे तो हम निश्चय ही बड़ी मंजिल को प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। साधुवाद। थैंक यू भैया, दैट वाज वेरी शॉर्ट एंड स्वीट। अच्छा रहा बोलना। हम लोग अपना ये प्रोग्राम आज यहीं इसको इतिश्री करते हैं और एक संघ समर्पणा की 2 पंक्तियों के साथ। संघ हमारा अविचल मंगल, सब सामूहिक रूप से बोलेंगे इसको। संघ हमारा अविचल वन सा महक रहा, इसके फूलवतिया सुंदर प्रभु के सुर नर वंदन करे संग को थैंक यू सो मच। आज संडे आफ्टरनून को आप सब जुड़े और स्पेशल थैंक यू टू महेंद्र भैया, इन्होंने इतने अच्छे से समराइज करके हमें हाउ टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस इन डे टू डे लाइफ। एंड ये 301 दिन का नहीं क्षमापना बल्कि 365 डेज का होना चाहिए। ओनली दैट इज द की टू आवर सेल्फ हैप्पीनेस। तो महेंद्र भैया थैंक यू सो मच, और हम आपसे ऐसे ही कुछ कुछ विषय पे टाइम टू टाइम जुड़ते रहेंगे। साधु मार्ग फोरम बहुत बहुत तहे दिल से आभार मानता है। थैंक यू भैया। थैंक यू। जय गुरु राम, जय जिने, जय गुरु राम।